So welcome you again. उत्तराखंड पीसीएस ऐसे का आज आपका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। होपफुली सबने पेपर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे ही कल जिनका भी एग्ज़ाम है ऑब्वियसली वो तो इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी आप मत देखना, एग्ज़ाम जब हो जाए उसके बाद ही देखना। ये वीडियो बाकी सब लोगों के लिए है जो इन जनरल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका पर्पस ये भी नहीं है कि आपको ऐसे पूरा सॉल्व कराया जाए, सिंपली हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन थे, कितने डुएबल है, कितना कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एज ए मेंटोर बोल लीजिए, मेरी अकाउंटेबिलिटी कि आपको जो भी मैंने कराया उसमें से कितना था कि आप उसको मैनेज कर सकते हो और ऐसा क्या था जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। वन बाई वन हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अपना पेपर है, ठीक है। अब ये पेपर इसमें जो भी इसमें मेंशन किए मैंने, कम टाइम था तो ज़्यादा कुछ मैं देख नहीं पाया कि कहाँ मैंने कराया था, तो सारे क्वेश्चन देखते हैं कैसा। देखिए बेसिक से मैं आपको बताता हूँ उत्तराखंड में क्या होता है। ऐसे में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शन होते हैं। हर सेक्शन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन है, उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपके पास चॉइस है कि आप इसमें से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स, और ये भी 50 मार्क्स, 150 नंबर का आपका पेपर होता है। ए सेक्शन में क्या पूछता है, जनरली लिटरेचर, सोसाइटी, कल्चर, उस बारे में पूछता है। सेक्शन बी में कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, एंड सी में आपका पूछता है उत्तराखंड स्पेशल। तो आपसे जितने भी ऐसे पूछता है आपको सिर्फ 3 लिखने हैं उसमें से। हर सेक्शन में एक ऐसे आपको लिखना मैंडेटरी है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है। वर्ड्स कितने होते हैं, 700 से 800, मीन्स कुल मिला के आपको 7-8 पेज फिल करने हैं A4 शीट, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है इसमें 4th नंबर का है, सेक्शन बी 4th नंबर का क्वेश्चन है। तो एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये यहाँ पे मैंने शायद 3 ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो अब आपको सेक्शन बी का ये 4th नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन 1950 तब से लेके 2015 तक प्लानिंग कमीशन चला, योजना आयोग जिसको बोलते हैं। 2015 से नीति आयोग बना। तो एक इवोल्यूशन अप्रोच इन डेवलपमेंटल या डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कि जो विकास की हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें हमारी कैसी एक इवोल्यूशनरी विद टाइम, तो आपको टाइम के कंटेक्स्ट में बताना है कि हम कैसे इवोल्व होके आए हैं स्ट्रेटेजी में। दोनों का डिफरेंस भी बताना है कि देखिए प्लानिंग कमीशन ये चीज़ करता था, आपका ये नीति आयोग ये सब चीज़ें करता है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आराम से डुएबल था। आप सेक्शन बी से इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करते तो भी सही है, मीन्स जिसको जो भी अटेम्प्ट करना है, ये ऐसा क्वेश्चन था आप इसको अटेम्प्ट करके अपने अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। अब इसके ऊपर देखिए मैंने आपको इस पे और ज़्यादा कंटेंट था लेकिन मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि फिर क्या होगा ना, अलग से उसमें स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया था GS 3 में, क्या था, डिस्कस द रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन था। दूसरा इसका पार्ट क्या था, हाउ हैज द अप्रोच टू प्लानिंग इवॉल्व इन पोस्ट नीति आयोग एरा। तो नीति आयोग एरा के बाद से कैसी अप्रोच रही, ये क्वेश्चन था। तो पार्शली ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो भी है इसका क्या है आंसर, मैं ऐसा नहीं करता था कि आपको सिर्फ ये छोटे से नोट्स करा दिए, इसमें एग्जॉस्टिव पूरा आंसर था। आप चाहें तो इस आंसर को पढ़ के देख सकते हैं। आप आराम से इंट्रोडक्शन लिख देते कि इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ बीन इंडियाज की स्ट्रेटेजी इन क्योरिंग, ये सब ऐसे ही दोनों का डिफरेंस भी ये प्रोवाइड किया था, ठीक। इसके बाद इसकी थ्योरी थी, तो मीन्स ये मैनेजेबल था।
आप अगर ऐसा नहीं है कि यहीं से पढ़ा है, मैंने बताया, फिर किसी और ने बताया, जनरली आप अगर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आप आराम से मैनेज कर सकते थे, कुछ इसमें ऐसा नहीं था। ठीक, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन खत्म, तो आपको सेक्शन बी आपका एक तरीके से, ये जो सेक्शन बी था, यहाँ जो सेक्शन बी था इसका आप टिक कर सकते हो, 50 नंबर आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। सेक्शन सी में था उत्तराखंड में, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, पर्सपेक्टिव, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट। कि जो समाज का स्ट्रक्चर है उत्तराखंड में वो मॉडर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद चेंज हुआ है, उसके पर्सपेक्टिव, प्रॉब्लम, चैलेंजेस ये आपको बताने थे। इस पे ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ था अंडर जीएस पेपर 5। अब आपको लगेगा कि यार ऐसे बोला था, बात कर रहे हो ऐसे की और ये बता रहे हो 5। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, ऐसे मैं आपसे रिपीट वही बोलता हूँ, आप क्वेश्चन कुछ भी है, आंसर आपका जीएस 1 2 3 4 5 6 से ही आएगा निकल के। इसके पहले एक वीडियो थी ऐसे की जो मैंने आपके लिए बनाई थी जिसमें PYQs डिस्कस थे, उसमें मैं आपसे बार बार यही बोल रहा था कि देखिए कुछ भी नहीं है, कंटेंट कहीं से आपको प्रिपेयर नहीं करना है। क्या करना है आपको, क्या करना है, आपको सिंपली जितने GS 1 2 3 4 5 6 है उसमें ब्रॉड हेडिंग निकाल लेना, वहीं से अपना पूरा आंसर बना सकते हो। डुएबल था, ये प्रोवाइड भी था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में चित्रकला के उद्भव और विकास पर विद आयाम। अब देखिए गढ़वाल पेंटिंग पे किसी की भी इतनी तैयारी नहीं होगी, है ना, कि आप 700 से 800 वर्ड्स लिख पाओ। कोई अगर इसमें इंटरेस्ट रखता है उसकी तो हो सकती है, नो डाउट, लेकिन इन जनरल जो प्रिपरेशन करते हैं ज़्यादातर की नहीं होगी। इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। मैं तो आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ, 4 4 8 4 12 ऐसे हैं, 12 में से अगर आपको 3 आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, और तीनों ABC में है, आप समझो 100% सही हो। और दूसरा बंदा वो है जिसको 50, ये सारे के सारे ऐसे आते हैं, सब आते हैं, वो आपसे बुरी कंडीशन में रहेगा। क्यों? वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा कि यार इसमें से कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और जब वो अटेम्प्ट करता है कोई, तो उसको फिर ये लगता है कि यार ये जो मैंने अटेम्प्ट किया है इससे बढ़िया मैं ऊपर वाला भी अटेम्प्ट कर सकता था। तो कम है, कम आता है, लेकिन आपको मैनेज करना आता है, आराम से पूरा पेपर बना लोगे, है ना। इसको चलिए ये तो चलिए नहीं कर सकते थे, छोड़ देते इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी उत्तराखंड में तीर्थ पर्यटन, तो जो रिलीजियस टूरिज्म है उसका एक पर्सपेक्टिव आपको देना था, जिससे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है। सो टूरिज्म तो आपका एवरग्रीन टॉपिक है, सब लोग प्रिपेयर करते हैं, कोई भी हो हर डायमेंशन से इसको प्रिपेयर करता है। इस पे चाहे आप हमारी वीडियो देख सकते थे, पूरा इस पे 30 से 35 पेज का मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दिया था, उसमें ये सब था, पिलग्रिमेज टूरिज्म, ये सब, ठीक है, क्या क्या करना है, होम स्टे, इन सबको बढ़ावा देना है, वो सब है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में हेल्प करता है, लिख सकते थे। तो आप सेक्शन सी में इसको भी अटेम्प्ट कर सकते थे, बहुत अच्छा आंसर आपने लिखा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। एटलीस्ट जो लोग हमसे जुड़े हुए थे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पे आराम से अच्छे से लिखा है, और अच्छा आप लिख के ही आए होंगे। अगर नहीं लिखा है तब प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है, डुएबल है, फैक्ट, बहुत सारी केस स्टडी, सब कुछ इसमें आपके पास है, ठीक, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी थी। अब देखिए सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्या है, लिटरेचर, सिग्निफिकेंट मॉड्यूल ऑफ द कल्चर। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ जब ऐसे मैं आपको कराता हूँ कि देखिए कल्चर और लिटरेचर अगर है आपको आती है, हिंदी साहित्य है, हिंदी, उस पर आपकी कमांड अच्छी है, तब तो इसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज इसको अटेम्प्ट मत करना। ऑल्दो मैं प्रोवाइड भी आपको किया था हमने इसको, पर फिर भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ से ना आप रहने ही दो, जिसकी इस पे अच्छी कमांड है,
लिटरेचर पे, कल्चर पे और हिंदी साहित्य किसी ने पढ़ा है, तब तो आप बहुत बढ़िया से इसको लिखो। अदरवाइज इसको अटेम्प्ट मत करो, प्रिपेयर भी मत करो अगले साल के लिए भी। क्यों? बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, आप किसी को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये इतना ज़रूरी नहीं है। ये आपका देखिए PYQ रिपीटेड है। सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी साधन है क्या? सोशल मीडिया। समाज बदल रहा है ऑब्वियसली, इस पे मैंने बहुत सारा आपको कराया हुआ है, इवन इथिक्स में भी इस पे डिस्कस किया था, है ना। जो कंडीशनिंग वगैरह है ये ठीक है, फिर भी इसको भी आपको करना था, आप कर सकते थे, नहीं भी करोगे तो मैनेज हो जाता आराम से। तीसरा क्वेश्चन था इंडियाज ग्लोबल आउटलुक एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये GS 1 में कराया है आपको, फिर भी चलिए आप यहाँ से क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। GS 1 में ऑल्दो मैंने डिस्कस किया हुआ था आपसे कि जो इंडिया की नॉलेज सिस्टम है, जो हमारी ट्रेडिशन है, उसका जो एक पर्सपेक्टिव है, ये UPPCS में पूछा था पहले, UPPCS GS 1 में, ठीक। तो जब मैं आपको PYQs डिस्कस करा रहा था लास्ट ईयर, उसमें इसको अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वीडियो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब इसको मैं बताऊं आपसे जेन्युइनली, ये मैंने आपको नहीं कराया, एग्जैक्ट ये नहीं कराया, बट मैंने आपको 6 से 7 योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल दिए थे, पूरी बुक नहीं, 7 आर्टिकल थे, 7 से 8 जो ग्रुप में शेयर किए थे। उसमें एक आर्टिकल इसी पे था, एग्रीकल्चर 4.0 टुवर्ड्स एग्री टेक रिवोल्यूशन। तो अगर आपने इस आर्टिकल को पढ़ा था, 4-5 पेज का आर्टिकल था, आराम से आप इसको लिख सकते थे, है ना। प्रिसीजन फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ें थी, मैनेज किया जा सकता है। अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बियॉन्ड नेट जीरो, वाई कार्बन निगेटिव टेक्नोलॉजीज आर एसेंशियल इन वार्मिंग वर्ल्ड। तो क्लाइमेट चेंज, ये तो एवरग्रीन टॉपिक था, उस पर जो टेक्नोलॉजी चल रही हैं, जो नेट ज़ीरो के लिए चल रही हैं, जैसे मैंने आपसे कार्बन क्रेडिट की भी बात की थी, एक क्वेश्चन था, ऐसी बात एक क्वेश्चन था आपका ग्रीन हाइड्रोजन पे, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, ठीक है, वैसे ही ऐसी एक क्वेश्चन आपका सोलर पे था, रिन्यूएबल एनर्जी पे, बायोमास पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको मैनेज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी होगा तो कोई नहीं, बहुत ऑप्शन है अपने पास। अब विकसित भारत 2047 में प्रोस्पेक्ट और चैलेंज। अब ये क्वेश्चन देखिए हाइपोथेटिकल है, कोई इसके लिए ऐसा नहीं प्रिपेयर होके जाएगा। तो विकसित भारत संभावनाएं और चुनौतियां, तो मैंने आपसे बोला था कि देखिए हाइपोथेटिकली अगर आपको लिखना है, कुछ ऐसी चीज़ पूछी जो आपने नहीं पढ़ी, तब आप कैसे लिखोगे। तो बोला था आपसे GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, इन सब के आपको अलग अलग डायमेंशन निकालनी है। देखिए GS 1 में क्या है, समाज आता है, सोसाइटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब है। GS 2 में क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और क्या है आपका, पॉलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल जस्टिस है। GS 3 में क्या है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, और सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी। GS 4 में इथिक्स ही है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, ठीक है, और फिलोसफर है, ये सब है। आप इससे आंसर नहीं निकाल सकते हो। इसी क्रोनोलॉजी में देखो विकसित भारत हमें कैसे बनाना है, मत पढ़ो कुछ भी भाई। समाज, एक समाज जब इंक्लूसिव रहेगा तभी तो होगा। फिर पूछेगा उसमें कि चैलेंजेस क्या है विकसित भारत में, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनलिज्म, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म, यही सब है, लिख दो इसमें। हिस्ट्री, हमें गुलामी की मानसिकता से निकलना है, जो पंच प्रण हमारे प्रधानमंत्री ने बोले हैं उसको हमें मानना है, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस क्या है कि अभी भी सिविल सर्विसेज भी उसी से चलता है, पुराने कोर्ट्स है, जुडिशरी है, उन सब पे लिख सकते हो। ज्योग्राफी आप लिख सकते हो, ज्योग्राफी पे विकसित भारत कैसे बनेगा, मिनरल्स वगैरह लिख देना, मिनरल्स, क्लाइमेट स्मार्ट, जो भी हमें करना है उस हिसाब से हम बन सकते हैं। चैलेंज क्या है, वेरिएबिलिटी है। आप
एडमिनिस्ट्रेशन में लिख सकते हो, करप्शन वगैरह है उसको एड्रेस करके। ऐसे ही सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, वीमेन, ड्रग एडिक्ट, चाइल्ड, ठीक है, सबको आप, या हेल्थ एजुकेशन, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे ही IR, इंटरनेशनल रिलेशन में मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया की बहुत बड़ा रोल है। हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है, लिख सकते हो। पॉलिटी में क्या लिखोगे? जो प्रशासन है, प्रशासन में छोड़ो, पॉलिटी में क्या है? जो पॉलिटिशियन है वो थोड़े से ओल्ड एज है। एवरेज एज कितनी है? शायद 58 के अराउंड है, 58-60। तो यंग जब इसमें आएंगे, नई पार्लियामेंट बनी है, नई सीट बढ़ेंगी, वीमेन रिजर्वेशन बन जाएगा, ठीक है, ये सब हो जाएगा। ऐसे ही इकोनॉमी में हम कितनी, अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, थोड़ा पीछे हो गए, फिर भी इकोनॉमी में अच्छे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल, इन सब पे, एनवायरनमेंट, ठीक है। बेसिकली क्या है, आप इसी से पूरा आंसर निकाल सकते थे। आपको अपना एप्टीट्यूड, एटीट्यूड उसी तरीके से लेके चलना है। इथिकल एजुकेशन, तो ये आराम से बन जाता क्वेश्चन। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, इस पे आपको सेंडाई फ्रेमवर्क मैंने प्रोवाइड किया, जो योजना में आपका आर्टिकल था वो भी प्रोवाइड किया। आप आराम से इस क्वेश्चन को मैनेज कर सकते थे। लास्ट के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये फिर से रिपीट है, मैंने आपको 4-5 बार ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ भी, यहाँ से भी, सबसे कर सकते थे। वीमेन एम्पावरमेंट, मैंने आपसे बोला था कि वीमेन पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपको 100% श्योर रहना है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है, और आता ही है हर बार। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता होता है। तो आप इसको भी यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो आपकी चॉइस है, आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे, आप आराम से मैनेज करके, या जो भी बच्चे इस बार मेंस देंगे, तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर वीक है भी तो ज़्यादातर चीज़ें आपको पता होती हैं, नहीं पता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप आराम से एक फ्रेमवर्क के थ्रू आंसर अपना बना सकते हैं, और अच्छे आंसर या अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।